नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किशनगंज से इंतखाब लड़ रही MIM की इंतखाबी मुहिम शबाब पर है। MIM के रियासी सदर और किशनगंज के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि इस इलाके के लोगों को तमाम पार्टियों ने सिर्फ धोखा दिया है। अख्तरुल ईमान के मुताबिक बिहार का सबसे पसमानदा इलाका किशनगंज है। सभा हल्के का सियासी पारा अपने शबाब पर है। किशनगंज में सभी पार्टियों के उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। खास तौर से MIM को लेकर लोगों की नजरें जो है इस हल्के पर बनी हुई है। MIM के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान हैं जो कि किशनगंज से इंतखाब लड़ रहे हैं। हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब हैं। आप देखिए कि वो कितना मसरूफ हैं इंतखाबी तशहीर को लेकर। आप हल्के में जो है दौरा कर रहे हैं। किशनगंज से इंतखाब आप लड़ रहे हैं, MIM के उम्मीदवार हैं। क्या कहेंगे, क्या तैयारी है आप लोगों से? मेरी तैयारी और लोग तो नॉमिनेशन के बाद तैयारी कर रहे हैं और मैं तो पिछले 4-5 सालों से आवाम के दरमियान में हूँ। हमारी तैयारी सिर्फ इलेक्शन की नहीं है, हमारी तैयारी सीमांचल के साथ हो रही 72 सालों से मुसलसल नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है। हम एक जंग लड़ रहे हैं। हम जंग ये लड़ रहे हैं कि देश तरक्की हुई, यकीनन देश में तरक्की होनी चाहिए, लेकिन पिछले 72 सालों से आज़ादी के बाद जो तरक्की हुई है उन तमाम तरक्यात से सीमांचल महरूम रह गया। लोगों से किस तरह जो है कनेक्टिविटी बना रहे हैं, टच में हैं आप? अभी भी कहीं निकल रहे हैं ना? अभी यकीनन ये मेरे मामूलात का हिस्सा है और सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी तमाम नहीं होती, बल्कि सुबह होती है और रात होती है, तब ज़िंदगी तमाम होती है। तो आप जो है किशनगंज लोकसभा हल्के में ये कहें कि काफ़ी दिनों से जो है ये बात उठती रही है कि किशनगंज जो है काफ़ी पसमानदा इलाका है और तमाम सियासी पार्टियों ने किशनगंज से के मसले को हल करने का दावा किया। कई दिग्गज जो है यहाँ के सियासी नुमाइंदगी कर चुके हैं। सैयद शहाबुद्दीन ने कभी किया, शाहनवाज हुसैन ने किया, तस्लीमुद्दीन ने किया, माहिरीन तालीम असरारुल हक कासमी ने भी यहाँ की नुमाइंदगी किया। तो आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है किशनगंज के लिए? नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि माजी में जिन बुजुर्गों ने हमारे इस इलाके की क़यादत की, एक दो को छोड़कर बाकी लोगों ने पार्टी की ताबेदारी की और मुझे कहने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि उसमें से कुछ अफराद ऐसे थे जिन्होंने पार्टी की ग़ुलामी की, यहाँ के लोगों की वकालत और तर्जुमानी नहीं की। बिलासुबह तस्लीमुद्दीन साहब के तरक्याती काम को भुलाया नहीं जा सकता है। मौलाना मरहूम ने भी तालीमी मैदान में लोगों को बेदार किया है, हम उसके एहसान को नहीं भुला सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि 72 आज़ादी के वक्त का अगर आप मवाजना करेंगे तो बिहार का सबसे खुशहाल इलाका यही पट्टी थी और नतीजा ये हुआ कि आज सबसे बदतरीन सूरत हाल है वो इस पट्टी की है। तो आप खुद भी जो है कोचाधामन असेंबली हल्के की नुमाइंदगी कर चुके हैं। RJD से 2 बार जो है इंतखाब आपने लड़ा है और असेंबली में पहुंचे हैं। 3 बार, हाँ, मतलब 2 बार नुमाइंदगी कर चुके हैं, 2 बार जीत कर गए हैं। बिल्कुल, हाँ। तो मैंने किया है। मैंने तो आपको जानकर खुशी होगी कि मैं जिन बातों को कह रहा हूँ असेंबली के फॉर्म में सबसे पहले मैंने ही जो कंपैरेटिव डाटा बेस्ड वो रिपोर्ट पेश की कि साहब आबादी के एतबार से आप जो है किशनगंज लोकसभा हल्के के एक असेंबली का 2 बार नुमाइंदगी RJD से आपने किया। RJD को फिर आप 2014 में छोड़ते हैं, JDU जो है आप ज्वाइन करते हैं, JDU से इंतखाब लड़ने की तैयारी करते हैं और इंतखाब के 10 दिन बाद जो है 10 दिन पहले जो है आप ये फैसला करते हैं कि इंतखाब नहीं लड़ना है। 2015 में MIM ज्वाइन करते हैं और फिर जो है लोकसभा हल्के में अभी आप उम्मीदवार हैं। तो क्या है ये जो सिचुएशन आपका सियासी जो मामला रहा है, इस पे क्या कहेंगे? मामला मैं सुना दूं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बैठे हुए थे, हम लोग थे, बारी सिद्दीकी साहब से, सम्राट चौधरी साहब थे, कुछ ऐसे लोग थे। हम लोगों ने मशवरा किया कि अगर नीतीश कुमार बहुत देर तक बीजेपी के साथ मिलकर रहे तो बिहार का बड़ा नुकसान होगा, खास करके यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है हमारी, ये पामाल होकर रह जाएगी। तो हम लोगों ने इसको विश्वास में लिया और कहा कि अलहदा होइए। हम लोगों ने उसका साथ देना चाहा। वो एक मामला था, वो नहीं हो सका, लेकिन दरमियान में पार्लियामेंटी इलेक्शन का मामला आ गया। तो पार्लियामेंटी इलेक्शन के मामले में जब वो बीजेपी से अलग हो गए थे तो अखलाकी तौर पर, चूंकि हम लोगों ने बीजेपी से अलग करने की बात कही थी, तो उन्होंने अपनी टिकट को मेरे घर पर ला के दिया कि साहब आप मेरी पार्टी से इलेक्शन लड़िए। मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अवामी नुमाइंदगी और इस वक्त की जो खबरें देखी होंगी आप। लेकिन हुआ क्या कि दरी असना नीतीश कुमार का फिर बीजेपी के लोगों से साठगांठ हो गया। रिश्ते इनके टूटे थे लेकिन छुप छुप के मिलने का मामला इनका बाकी था और मैंने महसूस कर लिया कि एक तरफ ये मैं MLA रिजाइन करके आया हूं और दूसरी तरफ ये हमको टिकट दे करके ये रात की मुलाकातें इनकी बीजेपी से, ये तो नया गुल खिलाना चाहते हैं। तो फिर आपने ये तय किया कि MIM में जाने के बाद जो है, और उस वक्त लोग कह रहे थे मैंने पागलपन का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने उसी पैदरे के साथ गठबंधन किया और बिहार के लोगों को हम लोगों ने पैगाम दिया था कि मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है और
नीतीश कुमार बीजेपी और आरएसएस के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। उन्होंने खुद ही कहा था कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आज उल्टी चाटने वाला अमल हुआ है ये। तो आपने ये तय किया कि एमआईएम में जाने के बाद जो है आप जो है अपने मसले को और आप जो कह रहे हैं कि भाईचारा को फरोग देना और ये तमाम चीजें एमआईएम में जाने के बाद ही मुमकिन था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये देखा कि बिहार की दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो राजद हो चाहे वो जदयू हो, इसको पटने की गद्दी की फिक्र है। कांग्रेस भाजपाइयों को ये दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहते हैं लेकिन सीमांचल के मसाइल को कोई हल नहीं करना चाहते हैं। पहली बार ओवैसी साहब जब इस इलाके का दौरा किया तो मैंने उसके सीने में एक दर्द देखा इंसानियत का, और उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोगों का उस वक्त तक भला नहीं होगा जब तक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल न बन जाए। और मैंने जो बिहार की रिपोर्ट पेश की थी कंपैरेटिव डेटाबेस, तो उसको उन्होंने देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गए कि आज भी बिहार के इस हिस्से में खते अफलास से नीचे रहने वाले लोग 80% लोग यहाँ रहते हैं। इन्फेंट मोटिलिटी रेट सबसे बिहार में सबसे ज़्यादा यहाँ है, इलिटरेसी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। फ्लड से हर साल लाखों एकड़ ज़मीन की फसलें तबाह होती हैं और सरकार उसकी कोई खैरियत नहीं ले रही है। ये तमाम तर वो असबाब थे पसमानदगी के जिसके तदारुक के लिए हमें कोई सबील तलाश करनी थी। तो आपने लाहेअमल बनाया है इन तमाम मसलों के हल के लिए? हमारा लाहेअमल यही है कि आर्टिकल दस्तूर हिंद में इस बात की पूरी गुंजाइश रखी गई है। हमारे दस्तूर हिंद के बनाने वालों ने बड़ा ख्याल रखा है इसका, दस्तूर साज कमेटी ने, कि यकीनन है कि कुछ हुक्मरान गाफिल होंगे, कुछ हुक्मरान किसी इलाके के साथ अदावत करेंगे। ऐसे महरूम आबादी के लिए कुछ न कुछ दस्तूरी जमानतें दे दी जाएं। चुनांचे दफ़ा 371 इसी चीज़ को पेश करता है कि अगर मुल्क के अंदर में कोई इलाका चाहे कुदरती आफात की बिना पर, चाहे हुक्मरान की गफलत या साजिश की बिना पर या अदावत की बिना पर, उसकी लड़ाई लड़ेंगे आप? उसकी लड़ाई लड़ेंगे अगर आप यहाँ से आप जीत कर जाते हैं? उसकी लड़ाई लड़ूंगा नहीं जनाब अली, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं, पार्लियामेंट में उसकी लड़ाई लड़ेंगे? यकीनन उसकी लड़ाई लड़ूंगा, यकीनन उसकी लड़ाई लड़ूंगा, पार्लियामेंट में भी लड़ूंगा। और हमने ऐलान किया है, हमारे यहाँ के लोगों ने सर झुकाकर जीना और सलाम करना सीखा है। मैंने कहा कि अभी अंदाज नहीं होगा, यहाँ पर अपने हुकूक को छीनने पड़ेंगे। और आज जिस तरह से गुज्जर की तहरीक चल रही है, मराठेवार की तहरीक चल रही है, जाटों की तहरीक चल रही है, वो तहरीक भी हम चलाएंगे। हम सड़कों पर भी उतरेंगे, रेल की पट्टियों पर भी उतरेंगे। अगर मुहज़्ज़ब तौर पर पार्लियामेंट में हमारी बात सुनी जाती है तो अच्छी बात, वर नहीं तो हम अपनी आवाम को भी बेदार कर रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ेंगे। मैं कहता हूँ कि सीमांचल एक कश्ती की तरह है। किशनगंज के लोग ये कहते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब जो है किशनगंज के चेहरा हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? रिएक्शन अब लोगों की मोहब्बत का मामला है, उनकी मोहब्बत का मामला है। हम उनके मोहब्बत को सलाम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन्होंने जो एतमाद हम पर किया है उस एतमाद पर हम पूरा उतर पाएं। बहरहाल कोशिश चुके सीमांचल यहाँ असरारुल्लाह कासमी साहब का इंतकाल हो गया। जाहिर है इस लोकसभा हल्के के 2 बार उन्होंने नुमाइंदगी की। तस्लीमुद्दीन यहाँ के काफी बड़े लीडर थे, वो भी नहीं रहे। तो अख्तरुल ईमान साहब को लोग जो है ये मानता है कि सीमांचल के फेस है। जी, मामला ये है कि जनाब तस्लीमुद्दीन साहब मेरे सियासी उस्ताद रहे और उनके सीने में सीमांचल का दर्द जगा था। और मौलाना मरहूम मग़फ़ूर जनाब असरारुल्लाह कासमी साहब बिलाशुबा एक अबकरी आलिम दीन, तफ़क़्क़ुह फ़ी दीन रखने वाले आलिम दीन थे और इस इलाके के लिए तालीमी तहरीक और तालीमी बेदारी के लिए बड़ा काम किया है। और मैं इन दोनों बुज़ुर्गों का अपने आप को फ़िक्री एतबार से वारिस समझता हूँ और यकीनन कि उसकी वरासत को संभालने नहीं बल्कि उसकी वरासत को इजाफा करने की पूरी कोशिश करूँगा। बिल्कुल। गुज़िश्ता पार्लियामानी इंतखाब में यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा था एएमयू का ब्रांच, जिसको लेकर जो है इंतखाब लड़ा गया था और लोगों ने वादा किया था कि उसको बनाएंगे। आप देखिए कि नीतीश कुमार किशनगंज में आकर, चूँकि जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं महमूद अशरफ, उनकी हिमायत में प्रोग्राम करके उन्होंने कहा कि एएमयू के लिए सरकार ने ज़मीन दिया है और अक़लियतों के लिए हुकूमत काम कर रही है। इस पे क्या रिएक्शन आपका? देखिए, अलीगढ़ के मामले को पेचीदा बनाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का कल भी था और आज भी है तो नीतीश कुमार का है। 2008 में इनसे ज़मीन मांगी गई थी और इसने तसाहुली बरती। बिहार के विशेष राज्य की बात करने वाला कभी भी सीमांचल की तरफ विशेष तवज्जो नहीं दिया और नतीजा हुआ कि अवामी तहरीक की बुनियाद पर 2008 के सेंटर के लेटर को उन्होंने 2011 के दिसंबर को अवामी तहरीक, 12 अक्टूबर को एक अवामी तहरीक हुई, लाखों लोग सड़क पर आए जिसकी नुमाइंदगी हमने, हज़रत मौलाना ने और दीगर रफ़्क़ा ने हमारी की। तो उसके बाद हुकूमत मजबूर हुई बिहार की, तब अलीगढ़ की ज़मीन मिली। उसके बाद 2012 में हुकूमत, 2013 में कांग्रेस की हुकूमत रही लेकिन इन्होंने पैसे नहीं दिए। हम उसके लिए भी तहरीक चला रहे हैं। और जहाँ तक महमूद अशरफ साहब, इनकी बिरादरी का मामला है, ये जो जदयू बिरादरी जो इनकी है,
ये लोग कभी भी संजीदा इस इलाके के लिए नहीं रहे हैं। खास करके उस शख्स का, उस बेचारे का मामला ये भी है कि वो बेचारा अपने जहन में पाल लिया है अपने चेहरे मोहरे की बुनियाद पर कि साहब मैं शायद लीडर हूँ। उस बेचारे को क्या लगता है आपको कि एएमयू इस बार भी मुद्दा है इंतखाब का, या एएमयू को आप लोग भी भूल गए हैं? यकीनन मुद्दा है। किसने, अभी तो मैंने कुछ दिनों पहले धरना किया उसके लिए, ये फरामोश कर ही नहीं सकते। किशनगंज के आवाम को 72 सालों के बाद एक नई उम्मीद जगी थी कि ये अब्र जो वहाँ से उठा है शायद हमारे यहाँ भी बरसेगा। वो अब्र उठ के बरसने को आया भी, लेकिन हुकूमतों की शरारतों की वजह से उसके बरकती खतरों को यहाँ बरसने से रोक दिया गया है। और आज नतीजा ये हुआ है, नीतीश कुमार को चाहिए था जो ज़मीन को मिट्टी भराने का काम करना चाहिए था ये, और अभी उन्होंने ग्रीन ट्रिब्यूनल से एक नोटिस लगवा दी है। और उसी महानंदा के किनारे आप देखेंगे कि APJ अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज बन जाता है, लेकिन जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात आती है तो ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले कहते हैं कि साहब ये ज़मीन फिट नहीं है, ये अदावत है, ये गहरी साजिश है, और ये RSS के लोग मिलकर के ये सब कुछ करा रहे हैं और नीतीश कुमार के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। इस बार ये मुद्दा है। कांग्रेस की लोग भी यकीनन हमारे मुद्दों में से दफा 371, फ्लड कंट्रोल, AMU, बेरोजगारी, ये हमारे सारे मुद्दे बुनियादी मसाइल हैं। आपकी लड़ाई किशनगंज में किससे है? भाई मेरी लड़ाई तो उस निज़ाम बातिल से है, उन तमाम तर जालिम ताकतों से है जिसने हमारी हकमारी की है। मैं लड़ रहा हूँ बापू के कातिलों से, मैं लड़ रहा हूँ गुजरात के कातिलों से, मैं उन लोगों से लड़ रहा हूँ जिन लोगों ने हमारे मौलाना मरहूम को शरीयत पर जब हमला हुआ तो बोलने की इजाज़त नहीं दी, उन जालिम ताकतों से। तो क्या यहाँ के लोग जो है MIM को, यहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं वो ये कहती है कि MIM कहीं नहीं है, लड़ाई जो है हमारे और कांग्रेस के बीच में है। आप इसको लेकर जो है क्या माहौल बना रहे हैं? क्या MIM से पार्टियां डर गई है? क्या MIM को नजरअंदाज कर रही है, या कोई और मामला है? असल मामला ये होता है कि सूरज के निकलने के बाद चमगादड़ अंधे हो जाते हैं, और MIM की रोशनी इतनी तेज हो गई है कि आज उन्हें कुछ दिखता नहीं है। तो जाहिर है कि जब कुछ भी नहीं दिखता तो हम कहाँ उसको दिखेंगे? वो तो अपने वजूद को भी नहीं देख पा रहे हैं कि वो कहाँ हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि MIM सिर्फ अख्तरुल ईमान की लड़ाई नहीं है, MIM असदुद्दीन अवैसी की लड़ाई नहीं है। MIM इस वक्त आप देखेंगे ईद, होली और दुर्गा पूजा में भी लड़कों की जमात, बेरोजगार जो बाहर में परदेसी नौजवान थे हमारे, नहीं आ रहे थे जितनी MIM को वोट देने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली से, बम्बई से, दुबई से, सऊदी अरब से लोगों ने अपनी छुट्टियाँ बचा कर रखी है, और लोगों ने पेशगी छुट्टियाँ ले ली हैं कि मैं आपकी बार MIM को वोट देने के लिए जाऊँगा। तो आपने बुलाया है क्या उन लोगों को, या आप कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है? हाँ, मैंने बुलाया है, मैंने उसकी दर्द की अजान दी है, और मेरे दर्द की अजान को वो सुना है, और उसने समझा है कि यही दर्द की अजान अख्तरुल ईमान जो दे रहा है यकीनन इसका साथ देना चाहिए, ये उनका अपना दर्द है, इसलिए बताओ क्या आ रहे हैं। तो आप इसके अलावा किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम उनके जो मुद्दे पर और जो इशू जिसका जिक्र आपने किया है, चूँकि किशनगंज वैसे ही पसमानदा इलाका है और यहाँ के हालात को बदलने की कोशिश आप कर रहे हैं, या जो मुद्दे आपने बनाए हैं तो लोगों को किस तरह सेटिस्फाई कर रहे हैं, समझा रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि आपने अब तक वोट डाला है दिल्ली की सरकार और पटना की सरकार को बना के देने के लिए, इन सरकारों को बचाने के लिए, और कभी नाराज हुए तो इन सरकारों को गिराने के लिए। अगर आपके वोट में ताकत सरकारों को बनाने, बचाने और गिराने की है तो यकीनन है कि आपके वोट में ताकत अपनी नस्लों की तकदीर को संवारने की भी है, अपने नस्लों की तकदीर को संवारने की भी है। इसलिए हम उनको समझा रहे हैं कि आप अपनी वोट की ताकत को समझिए। ये जमहूरियत में वोट नहीं है, एक हथियार है। यह तलवार सिपाही को दोगे तो गर्दनों की हिफाजत करेगा, डाकू और लुटेरों को दोगे तो गर्दन काट डालेगा। माजी के वाक़यात देख लो, MIM ने जो कुछ तेलंगाना में किया है ये तारीखी रिकॉर्ड है कि वहाँ पर गंगा जमनी तहजीब को भी पूरा अमन शहर बनाया। वहाँ उन्होंने गरीबों के, बेवाओं के, माजूरों के, पढ़ने वाले बच्चों के, परदेश में जाने वाले तालीम को हसूल के लिए बच्चों के लिए जो प्रोग्राम बनाया है, यकीनन है कि सीमांचल उसका सबसे बड़ा मुस्तहिक है। हम सीमांचल में भी ये काम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अवामी तहरीक हम उतार रहे हैं इसके लिए, अवामी तहरीक उतार रहे हैं। ये लोग जो लोगों को जो बता रहे हैं आप यहाँ पे, आप अपने कोचा धामन से लेकर बहादुरगंज, ठाकुरगंज या किशनगंज, पूर्णिया का भी 2 असेंबली हल्का आपके साथ है, और उस हल्के में आपकी जो कोशिश है वो कितनी कारगर साबित हो रही है? क्योंकि पूर्णिया और किशनगंज को लेकर जो है, अगर लोकसभा में बात करें तो किशनगंज जिला और पूर्णिया का जो 2 हल्का है, कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ा अलग रहते हैं लोग, नजरिया थोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि अख्तरुल ईमान भले ही किशनगंज पार्लियामेंट हल्का से इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन पूरे सीमांचल की दुआएं अख्तरुल ईमान को मिली हुई है। दूसरी जगहों पर लोगों को नहीं मिल रहे हैं। MIM के तरफ हम लोगों ने चूँकि नुमाइंदे खड़े नहीं किए हैं, सबकी दुआएं हैं कि अख्तरुल ईमान के जरिए से एक चिराग जलेगा सीमांचल में, तो यकीनन इसकी रोशनी सिर्फ किशनगंज में नहीं पूरे सीमांचल को रोशन करेगी, और इसके असरात पूरे बिहार में मुरतब होंगे, बिलखुसूस दलितों के लिए और अक़लियतों के लिए।
महरूम तबका अगर वंचितों के लिए। जी जी जी, अगर जो है ये भी यहाँ पे एक तरह से लोग कह रहे हैं कि अगर MIM ये सीट निकाल लेती है इस बार लोकसभा का, चूंकि एक सीट पे आप इंतखाब लड़ रहे हैं, जी। एक सीट अगर आप निकाल लेते हैं तो आने वाला 2020 का जो असेंबली इंतखाब है उसमें इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। यकीन पढ़ना चाहिए, और यकीन क्या पढ़ना चाहिए। हम तो कल तक तो हम 6 सीट पर लड़े थे, तो ये जदयू वाले हमको बीजेपी के एजेंट कह रहे थे। आज बीजेपी के दरबार में नाच रहे हैं ये, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और हर हाल में पड़ेगा, बल्कि सीमांचल में नहीं पूरे बिहार में MIM का इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ। यानी क्या लगता है कि मुस्लिम वोटों को आप लोग गोलबंद कर रहे हैं क्या? अगर ये मुस्लिम वोट गोलबंद करेंगे तो इसका असर जो है दूसरी सियासी पार्टियां तो उठाएंगी ना? ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? पोलराइज कर रहे हैं आप? हम तो यकीनन है कि मुस्लिम तबका ज़्यादा महरूम तबका है। हम वंचितों को, दलितों को, आपने देखा नहीं, प्रकाश अंबेडकर को हमने साथ किया है, हमने KCR को साथ किया है, डॉक्टर तारा स्वीता आर्या मेरे साथ हैं, जादव भाई हमारे साथ हैं, दलितों की एक बड़ी जमात हमारे साथ है। जिसके साथ जुल्म और नाइंसाफी हुआ है वो तमाम लोगों को ये भी कहा जाता यानी ये कहा जाता है कि MIM जो है सिर्फ अगर मुसलमानों की बात करेगी तो दूसरी पार्टी भी तो पोलराइज करेगी। इसलिए कहा कि आपको तो पहले भी देखा, मैंने कहा कि सीमांचल एक कश्ती की तरह है, और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, वंचित इस कश्ती के मुसाफिर हैं, और ये कश्ती पिछले 72 सालों से गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, महरूमी, मायूसी के समंदर में गर्क है, और हमारी कश्ती को अब तक साहिल नहीं मिला इंसाफ का, इनको किनारा नहीं मिला तरक्की का। हम सब मिल करके इसको साहिल तक पहुंचाना चाहते हैं तरक्की का, और हम सब लोग इज्तिमाई तौर पर कर रहे हैं। मैं कहता हूं घर में आग लगती है तो मजहब पूछकर आग नहीं जलाती है, और जब बारिश भी होती है तो सभी से सैराब होते हैं। और यकीनन है कि MIM का जो सियासी निज़ाम है वो आदिलाना निज़ाम है। हम सबको साथ लेकर के हम सबके हुकूक की बात कर रहे हैं, हम तरक्की का वो दे रहे हैं, लोगों को पैगाम दे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब MIM जो है यहाँ सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही है, बल्कि भाईचारा की भी फरोग की बात कर रही है, और कौमी एकजहती को मजबूत बनाने की भी बात कर रही है। बुनियादी वसूल है, हम कहते हैं इस संसार का ईश्वर एक है, और सारे इंसान गोरे हों, काले हों, लंबे हों, डांटे हों, सारे एक ही माँ बाप के संतान। ये पैगाम तो शुरू दिन से हमारा रहा है, और ये पैगाम सियासी बस्ती में किसी को देने की मजाल नहीं है MIM के सिवा। हम भारत के किशनगंज में लोग ये भी डरे हुए हैं कि कहीं माहौल न खराब हो जाए, चुनाव के पहले कुछ प्रॉब्लम न हो जाए, इसको लेकर आप लोग क्या पूरी तैयार हैं? लेकिन सवाल ये पैदा तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हमारे तरफ से माहौल को ख़राब नहीं बल्कि माहौल को पुरअमन बनाने की कोशिश है। हमारी मकबूलियत की वजह से यकीनन है कि कुछ लोग माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि ऐसे लोगों को लगाम लगाए। हमारी लड़ाई तो अमन की लड़ाई है, हमारी लड़ाई दर्द की दवा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई सीमांचल के विकास की लड़ाई है, हमारी लड़ाई यहाँ के मायूस लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने की लड़ाई है। हम तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो आपने देखा MIM जो है इस इंतखाबी मैदान में पूरे तरीके से अपने आप को तैयार रखा है। किशनगंज के बुनियादी सवाल को हल करने की बात हो रही है कि किशनगंज में बहुत सारे मसाइल हैं। अगर MIM को ये मौका मिलता है कि किशनगंज लोकसभा हल्के की वो नुमाइंदगी करे, यहाँ से जीत कर जाए, तो किशनगंज के डेवलपमेंट के सिलसिले में काम करने का अख्तरुल ईमान जो कि MIM के उम्मीदवार हैं ये ऐलान करते हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 किशनगंज।